तो स्वागत है आपका पाठशाला में। तो लास्ट वीडियो में हमने जो बैलेंस्ड फोर्सेस है उसको सॉल्व करना सीखा था। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस को कैसे सॉल्व करते हैं। और जब मैंने बताया था जब भी फोर्सेस अनबैलेंस्ड होंगे तो उसमें कुछ एक्सीलरेशन क्रिएट होता है। तो ये आपके पास दो फेमस क्वेश्चंस है आपके बुक में, एक तो ये वाला पुल्ली वाला सिस्टम है और एक ऐसा कुछ हॉरिजॉन्टल सिस्टम है। तो इसमें एक एक करके एक एक को सॉल्व करते हैं। अब देखो, ये पहले तुमको इसको फील लाने के लिए समझना होगा। अभी देखो तुम्हारे पास एक पुल्ली है, तुमने एक 8 kg मास को बांधा और एक 12 kg मास को बांधा। तो इसमें से कौन नीचे जाएगा? 12 kg वाला नीचे जाएगा, 8 kg वाला ऊपर जाएगा ना। अब देखो फिर बात आता है टेंशन का। तो टेंशन हमने क्या बताया था, पहले यहाँ पे एक मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो इस मॉलिक्यूल को क्या करेगा, वो खींच लेगा। जब इसको खींच लेगा ये मॉलिक्यूल क्या बोलेगा, देखो जब जब इस मॉलिक्यूल को, देखो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल से नजदीक में, जब ये 12 kg मास इस मॉलिक्यूल को खींच लिया, ये वाला मॉलिक्यूल क्या बोलेगा, अबे तू यहाँ। ये वाला मॉलिक्यूल क्या बोल रहा है, तू यहाँ, ऑपोजिट में बोल रहा है। और ये वाला मॉलिक्यूल क्या बोलेगा, तू यहाँ। डन। तो हमने बताया था हमेशा टेंशन क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में लगते हैं। तो मतलब टेंशन यहाँ भी लग रहा होगा और टेंशन यहाँ भी लग रहा होगा। डन। ये ऊपर नीचे करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप चाहे तो इसको भी ऐसे उल्टा लिख सकते हो, इसको भी ऐसे उल्टा लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन थ्रू आउट दिस स्ट्रिंग ऐसे ही लगने वाला है। यहाँ पे भी क्या होगा, वही मॉलिक्यूल बोलेंगे, कोई बोलेगा तू ऊपर आ, कोई बोलेगा भाई तू नीचे आ। आया समझ में? तो ऐसे लगता है टेंशन। और देखना ये पूरा एक सिस्टम बन चुका है, एक पूरा एक सिस्टम बन चुका है ना। तो पूरा इस सिस्टम में देखो, टेंशन के डायरेक्शन को लेके आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर नहीं पता है तो लास्ट वीडियो को देख लो, मैंने वहां पे बताया बढ़िया से। अब देखो ये पूरा एक सिस्टम बन चुका है। तो मतलब क्या आएगा, इस पूरे सिस्टम में एक ही कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा। अब देखो, अब देखना जरा, ये अगर मैं बोलूँ 8 kg, ठीक है, मैं इसको ना पहले मास से सॉल्व करवा दूंगा कि आपको फॉर्मूला बन जाएगा। इसको मैं m1 मानता हूँ, इसको मैं m2 मानता हूँ। इसको नीचे कितना वेट के साथ ग्रेविटी खींच रहा होगा, दैट इज m1g। इसको कितने से खींचेगा, m2g। आया समझ में? तो आपका डेरिवेशन पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब देखना, अभी अगर मैं बताऊं एनी हाउ इफेक्टिवली, ये स्ट्रिंग हमें प्रैक्टिकली पता है कैसा मूव करने वाला है। इफेक्टिवली ये स्ट्रिंग कैसा, ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने वाला है, ऐसा करके नीचे की तरफ भी मूव करेगा ना। एनी हाउ ज्यादा वेट यहाँ है तो एनी हाउ स्ट्रिंग क्या है, ऐसे करके नीचे आने वाला है। अब देखो अगर मैं इस सिस्टम को लिखूं, ठीक है, एट सोल्यूशन है एट m1। अगर मैं m1 देखूं, मैं यहाँ पे फोर्सेस को बैलेंस करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या बोलूंगा, मैंने बोला था टेंशन हम हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से उसको लिखेंगे। तो इस केस में मैं चाहता हूँ ऊपर वाले इसको बैलेंस करे कोई, तो मैं इस नीचे वाले टेंशन को नहीं लूंगा, मैं लूंगा अपवर्ड वाले टेंशन को। मैंने इसको ढाका, ढाकने बाद मैंने क्या बोला, इफेक्टिवली ऊपर ही जाने वाला है। मतलब क्या है, टेंशन जो इसको खींच रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इसके वजह से, इस स्ट्रिंग की वजह से वो ज्यादा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, टेंशन यहाँ पे ज्यादा है, उसकी वजह से ये जो मास है वो ऊपर जाने वाला है। क्या जाने वाला है, ऊपर। दैट इज क्या है, इफेक्टिव फोर्स क्या है, इस तरफ ज्यादा है ना, दैट इज टेंशन ज्यादा है। टेंशन माइनस ये जो नीचे खींच रहा है m1g, ये किसके बराबर होगा, इफेक्टिव मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर होगा। आया समझ में? मास इंटू एक्सीलरेशन। कौन सा एक्सीलरेशन, इस जो एक्सीलरेशन के साथ है जो मास ऊपर जाने वाला है। ये होता है आपका फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अगर आप यहाँ लिखोगे, यहाँ पे क्या बॉडी नीचे जा रहा है तो इफेक्टिव फोर्स कौन सा, m2g ज्यादा है। तो m2g, टेंशन क्या है इस केस में, कम है, माइनस टेंशन। और एनी हाउ एक इफेक्टिव वेलोसिटी के साथ वो नीचे जा रहा है, दैट इज m2a। जा कौन रहा है इस बार, ए वाला जा रहा है ना। ए क्या है, एट m2 में लिख दिया। यही बस माथा पीछी वाला काम है इसमें। अभी आप अगर 1 और 2 को ऐड कर लो, ऐड 1 एंड 2, मैं चाहूँ तो उसको डायरेक्टली करवा सकता था 8 इंटू 10 करवा के, तो मैंने नहीं करवाया। बस एक ही रीजन है, अगर आपको डेरिवेशन में आ जाए तो आप इसमें से कर देना कि एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन कितना आएगा आप निकाल लेना। तो इस केस में अगर मैं ऐड 1 एंड 2 को करूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पे, t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। दूसरे में कितना है, सेकेंड वाले में m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a। अगर मैं इनको एडअप करूँ, यहाँ पे प्लस टी, यहाँ माइनस टी, टी कटेंगे, बचेगा क्या करें, यहाँ पे क्या है, m2g माइनस m1g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। तो अगर आप यहाँ पे देखो, g को अगर मैं कॉमन ले लूँ, दैट इज m2 माइनस m1, यहाँ पे क्या बच रहा है, a को कॉमन लेने पे m1 प्लस m2। डन। तो यहाँ पे आपका जो नेट एक्सीलरेशन होता है वो कितना आता है, g m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। डन। अभी जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखो, आप चाहे तो इसी तरह जो फंडा है ना, इसी फंडे से आप डायरेक्टली यहाँ पे टेंशन की जगह में टी लिख दो, m1g की जगह में 8 इंटू 10 डाल के भी कर सकते हो। ये फॉर्मूले याद रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन, यहाँ से मैं एक्सीलरेशन निकालूँ तो कितना आएगा, g का वैल्यू 10 मानते हैं,
मास 2, सेकेंड बॉडी का हायर बॉडी का मास 12, इनिशियल पहले वाले का 8, नीचे कितना आ जाएगा आपका, दैट इज m1, दैट इज आपका 8 प्लस 12। आया समझ में? तो यहाँ अगर हम सॉल्व आउट कर लेंगे तो यहाँ आ रहा है 10 और यहाँ पे आएगा माइनस करके 4, नीचे आ जाएगा आपका 20। तो 4 10 40 डिवाइडेड बाई 20, तो कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड का एक्सीलरेशन, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन आ रहा है। ये बातें क्लियर है? कितना एक्सीलरेशन आ रहा है हमने निकाल लिया। अब हम निकालते हैं टेंशन कितना है। तो टेंशन के लिए आपको बस इस एक्सीलरेशन को कोई भी एक इक्वेशन में पुटअप करना है। तो सिंपली पुट आ रहा है ना वीडियो में, पुट वैल्यू ऑफ ए इन कोई भी इक्वेशन, इन इक्वेशन 1 में पुटअप कर देता हूँ। तो कितना आ जाएगा टी, यहाँ से मेरा टी इज इक्वल टू m1g को उस तरफ भेज रहा हूँ, दैट इज m1a प्लस m1g, यही है ना, इतना ही तो होगा टेंशन। क्या बात है, क्लियर है? तो यहाँ पे m1 कितना है मेरे पे 8 है, एक्सीलरेशन कितना है 2 है, प्लस m1 कितना है मेरे पे अगेन 8, ग्रेविटी कितना है 10। तो यहाँ से करोगे कितना आएगा 8 2 16 प्लस 8 10 80, तो कितना आ रहा है आपका 96 न्यूटन का टेंशन आ रहा है। क्या आपको ये सारा बातें बढ़िया से क्लियर है? तो अगर आप इसको भी निकालोगे ना तब भी उतना ही आएगा। यहाँ पे देखो, अगर मैं ऐसे करके दिखाता हूँ, अगर हम यहाँ पे m2a यहाँ पे करते हैं, ठीक है, हमें टेंशन निकालना है। तो अब देखो यहाँ से मुझे टेंशन निकालना है, तो मैं टेंशन को यहाँ भेज दूंगा तो m2a इस तरफ आ जाएगा, दैट इज m2g माइनस m2a। टी अगर यहाँ भेज दूंगा तो m2g माइनस m2a, ठीक है। तो m2 कितना है 12 इंटू जी कितना है मेरे पे, जी का वैल्यू 10, तो 120 आ गया। माइनस किससे माइनस करना है मेरे को, m2a से। m2 कितना है अगेन 12, a कितना है मेरे पे इस केस में 2 है, तो इंटू 2 कितना आ रहा है, तब भी तो 96 न्यूटन ही आ रहा है ना। तो दोनों केसेस में उतना ही आता है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ रोटेट करता है। आया बात समझ में? तो ये था आपका एक क्वेश्चन, डन। अब देखो इसमें जो दूसरा मॉडल आपके पास आता है वो कुछ ऐसा है। ये आपके पास एक मॉडल है, आपको बताया कि 2 बॉडीज ऑफ masses 10 kg and 20 kg respectively kept on the smooth horizontal surface are tied at the end of a string. Force 600 Newton is applied on A and B. What is the tension on each case? तो एक बार क्या कर रहा है 600 न्यूटन ए पे लगा रहा है, तब इसमें टेंशन कितना होगा, और एक बार 600 बी पे लगा रहा है इस वाले पे, तब इस पे टेंशन कितना होगा। हमें पता है जब भी हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो टेंशन डेवलप होगा, और वो इक्वल अमाउंट ऑफ टेंशन डेवलप होने वाला है। अब देखो जैसे मैंने फोर्स लगाया ना, तो यहाँ पे एक एक्सीलरेशन क्रिएट होगा, तो पहले एक्सीलरेशन को निकालो। अब इनको जैसे मैंने एक रस्सी से बांध दिया ना, तो ये लोग एज ए सिंगल सिस्टम बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं, एक सिंगल सिस्टम, क्योंकि इनके बीच में भी कनेक्शन बन चुका है ना। पहले रस्सी नहीं था तो अलग अलग रहे होंगे, लेकिन इस केस में क्या है, कनेक्शन बन चुका है, तो सिंगल सिस्टम है। तो यहाँ पे पहले एक्सीलरेशन निकालेंगे। एक्सीलरेशन का देखो 600 न्यूटन मैंने फोर्स लगाया, तो फोर्स अप्लाइड किसके बराबर है 600 न्यूटन के बराबर। ये जो फोर्स अप्लाइड किया मैंने किस के ऊपर किया है, इनके ऊपर किया है, दैट इज मास। इनका देखो अब ये सिस्टम बन चुका है, तो इनका टोटल मास कितना बन गया होगा, दैट इज मास। देखो मास इंटू एक्सीलरेशन लिखेंगे ना इज इक्वल टू 600 न्यूटन। अभी ये एक सिस्टम बन चुका है पूरा, इस पूरा सिस्टम का मास कितना है 10 प्लस 20 दैट इज 30 न्यूटन का, मतलब 30 का टोटल इनका मास बन चुका है, क्योंकि एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया तो 30 kg का टोटल सिस्टम बन चुका है, इज इक्वल टू 600। तो यहाँ पे A इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30 कितना होता है, मतलब 20 प्लस 10 30 होता है। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है। तो अभी आपको एक्सीलरेशन मिल गया ना, तो अभी आपको टेंशन निकालने में उतना माथापीची नहीं होगा। अभी देखो मैं पहले आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि इसको चेक कैसे करता है, ठीक है। अब देखो 20 एक्सीलरेशन है आपके पास, तो अगर आप इस मास के साथ ना दैट इज 10 इंटू 20 कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके यहाँ पे 200 न्यूटन आएगा। इसके साथ भी अगर आप कर दो 20 इसका kg, एक्सीलरेशन कितना एक और 20 दैट इज 400। तो अभी आप देखो यहाँ पे जो मैं 600 न्यूटन फोर्स लगवा रहा हूँ ना, वो 600 न्यूटन अगर मैं इस तरफ से लगवाऊँ तो 200 न्यूटन कौन यूज करेगा, इस बॉडी को मूव करने के लिए 200 न्यूटन चाहिए, बाकी क्या इस बॉडी को मूव करने के लिए चाहिए। लेकिन ये फोर्स क्या है इनडायरेक्ट फोर्स में, तो क्या करना होगा इस रस्सी में कितना का टेंशन आएगा 400 न्यूटन का टेंशन आएगा, और उसी की वजह से बॉडी मूव करने वाला है। आया बात समझ में? अब सिंपली मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको दिख जाएगा 10 के साथ मैंने जो एक्सीलरेशन 20 आया उसको मल्टीप्लाई किया तो 200 आया, तो मतलब ए वाला बॉडी कितना 200 न्यूटन का फोर्स से मूव करने वाला है, और ए वाला बॉडी कितना 400 न्यूटन के फोर्स से मूव करने वाला है। अब जब ये मूव करेगा ये किसके बराबर होता है, टेंशन के बराबर ही होता है, क्योंकि टेंशन ही वो फोर्स है जो उसको मूव करवाता है। इसी को अगर मैं बुक के वे में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, मैंने जो फोर्स लगाया 600 फोर्स, यानी आपका आंसर 400 आने वाला है, ठीक है। इस केस में टेंशन कितना आ जाएगा 400 आएगा।
अभी बुक के वे में लिखते हैं। मैंने जो 600 फोर्स लगाया वो किस काम में यूज हुआ, टेंशन प्रोड्यूस करने में यूज हुआ, जिससे ये मूव करने वाला है। और जो बाकी बचा कुचा था उससे क्या हुआ, ये जो 10 kg का मास है वो मूव हुआ। कितना एक्सीलरेशन से मूव हुआ, 10 × 20 के साथ। तो यहाँ करते हैं तो 600 माइनस टी इज इक्वल टू 200 आएगा। तो यहाँ से मैं अगर टी निकालूँ तो टी निकालने के लिए क्या करना होगा, टी को इस तरफ भेज देंगे और 200 को यहाँ लेके आ जाएंगे, दैट इज 600 माइनस 200। तो टेंशन कितना आएगा, नहीं हो आपके पास 400 न्यूटन ही आएगा। अगर आप एनसीईआरटी के एग्जाम, मतलब अगर आप स्कूल के एग्जाम लिख रहे हो तो आपको ये बड़ा वाला प्रोसेस करना है। अगर आप जेडब्ल्यू के लिए हो तो ऐसे ही कर दो, चलेगा। अगेन अभी इस केस में देखते हैं, अगर यहाँ पे इस तरफ से खींचते हैं तो अगर मैं इस तरफ से खींचता हूँ तब भी एक्सीलरेशन उतना ही लगने वाला है 200। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 × 20 दैट इज 400। कितना, 400 न्यूटन का फोर्स तो इसी को अकेला हिलाने में लग जाएगा। और बाकी कितना, दैट इज मास इंटू एक्सीलरेशन, 10 × 20 दैट इज 200 न्यूटन क्या होगा, टेंशन डेवलप होगा। यहाँ पे भी टेंशन क्या होता है, सेम इक्वल एंड अपोजिट में डेवलप होगा। लेकिन 200 न्यूटन क्या लगेगा, इस पीछे वाले को खींचने में। तो रस्सी में टेंशन कितने का हो जाएगा, 200 न्यूटन का। डन ना। तो अगेन मुझे इसको बुकिश वे में लिखवाना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैंने जो 600 न्यूटन का जो मैंने फोर्स लगाया वो किस केस में यूज होगा, इस पीछे वाले को खींचने में जो टेंशन होगा। और साथ ही साथ में जो बचा फोर्स होगा उससे फर्स्ट वाला बॉडी मूव करेगा, दैट इज 20 kg वाला बॉडी 20 एक्सीलरेशन के साथ मूव करेगा। आया समझ में। तो यहाँ से मैं निकालूँ तो 600 टू 2 क्या आ जाएगा 400, इसको मैं यहाँ भेज दिया इक्वल टू किस तरफ, इस तरफ, इज इक्वल टू टी। तो टी कितना आ जाएगा मेरे पे, 200 न्यूटन। डन। तो ये था दो अनबैलेंस्ड फोर्स के केसेस। मैंने देखा, मतलब हम लोगों ने दिखाया यहाँ पे, जब भी फोर्सेस अनबैलेंस्ड होते हैं, दिख रहा है ना, क्योंकि कभी बी बॉडी पे 400 लग रहा था, ए बॉडी पे 200 लग रहा था। तो इस केस में जब भी फोर्सेस अनबैलेंस्ड होंगे तो क्या होगा, आपका एक्सीलरेशन क्रिएट होगा। आया बात समझ में। तो ये था आपका अनबैलेंस्ड फोर्सेस के कुछ न्यूमेरिकल्स। ये वाला काफ़ी फेमस है एनसीईआरटी में, ये भी काफ़ी फेमस है। तो आई होप आपको ये पूरा फंडा बढ़िया से समझ आया, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।